Hello everyone, welcome to the Victory IAS. I'm Yonish Ali, your polity faculty. Today we are going to discuss the various stages of enactment of ordinary laws. So how the parliament passes the laws and what are the various steps which we've been followed in our ordinary bills. So let's start with our the ordinary bills. The first thing which happens when you introduce the bill is the first reading. What is the meaning of first reading? The first reading means, take an example of Amit Shah. Okay, he is our home minister, and let's say he wants to introduce the CA NRC. Okay, so Citizenship Amendment Act. Okay, so he wanted to introduce that bill. Before becoming an act, it has to become introduced as a bill. तो फर्स्ट रीडिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर इंट्रोड्यूसिंग द बिल कि भाई ये बिल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट का, ठीक है, बिल है, उसका हम लोग एक नॉर्मल आउटलाइन कर दे बताएंगे एंड देन वी विल पब्लिश इन गैजेट. यहां पर कोई डिबेट नहीं होना है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहां पर सिर्फ हमने इंट्रोड्यूस करा है कि गवर्नमेंट वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ बिल ऑन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट, और उसके बाद हम उसको पब्लिश कर देंगे गैजेट में. ठीक है, कि ये बिल आ गया, हमारा हो गया. ठीक है, उसके बाद इट बिकम्स इन द पब्लिक डोमेन, तो पब्लिक को उसको सारे प्रोविजंस पता चल जाते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग. फिर आपका था सेकंड रीडिंग. कुछ टाइम के बाद वापस लोग मिले, क्योंकि बिल था, गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी वो उन्होंने पब्लिश कर दिया. ठीक है, आप सबके पास आ गया पब्लिक डोमेन में, सब लोगों ने पढ़ा होगा, रिसर्च करी होगी. ठीक है, कुछ लूप होल्स देखे होंगे, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देखे होंगे. नाउ इन द सेकंड रीडिंग, अब यहाँ पर होगा डिस्कशन, यहाँ पर डिबेट होगी कि भाई क्या करना है, ये लॉ सही है कि गलत है, या फिर ये प्रोविजंस में हमें प्रॉब्लम है कि गलत है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अमित शाह दिख रहे हो, अब यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है. अमित शाह अपनी साइड बताएंगे, नहीं हमें ये क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए. अपोजिशन होंगे, वो कुछ और कहेंगे, दूसरे मेंबर्स कुछ और कंसर्न अपना रेज करेंगे. सेकंड रीडिंग में मेन डिबेट एंड डिस्कशन होता है. यहाँ पर फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्या इसको हम स्टैंडिंग कमेटी में भेजें कि नहीं भेजें फॉर बेटर स्क्रूटनी. ठीक है, यहाँ पर ही डिसाइड करेंगे कि हाँ यार इसको है ना थोड़ा सा स्टैंडिंग कमेटी में भेज देते हैं, एक्सपर्ट्स की और एडवाइजेस लेते हैं, देन वी विल सी कि क्या होने वाला है. दैट इज कॉल्ड सेकंड रीडिंग. उसके बाद आएगा आपकी थर्ड रीडिंग. यहाँ पर डिबेट हो गया, डिस्कशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, स्टैंडिंग कमेटी उसको भेज दिया गया. अब आपका फाइनल आपका बिल आ गया सामने, अब आपको वोट करना है. अब यहाँ पर बिल को हम एंटायरिटी में हम लोग वोट करेंगे. सेकंड रीडिंग में हम लोग कुछ भी चेंजेस करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं वो सेकंड रीडिंग में होगा. थर्ड रीडिंग में अब हमें कंप्लीटली अब देखना है क्या ये बिल एक्ट बनने लायक है कि नहीं बनने लायक है. दैट इज कॉल्ड थर्ड रीडिंग. थर्ड रीडिंग में वोटिंग होती है आपकी पूरे बिल पर. अब यहाँ पर आप कोई चेंजेस नहीं बता सकते हो, चेंजेस जो भी बताने हैं आप यहाँ पे करवाओगे सेकंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में नहीं. ठीक है, थर्ड रीडिंग में वोटिंग हो गई, देखो सबने हाथ खड़े कर दिए भाई कौन कौन इसके फेवर में है, एंड देन दैट्स हाउ वी फाइनली द बिल, अगर मेजोरिटी जो भी उसको चाहिए होगी, ठीक है, वो अगर पास हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इट विल बी सेंड टू द सेकंड हाउस. ठीक है, सेकंड हाउस वो राज्यसभा हो सकता है, अगर यहाँ पर ये लोकसभा है तो वो राज्यसभा होगा, और अगर ये राज्यसभा है तो वो लोकसभा होगा. दूसरे हाउस में भी सेम यही, दूसरे हाउस में सिर्फ आपकी वोटिंग होगी. ठीक है, कि भाई क्या है आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है. ठीक है, क्या चेंजेस वगैरह आपको करना है कि नहीं करना है. ठीक है, वहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, बेसिकली वही सेम प्रोसेस वहाँ पर भी फिर फॉलो होगा आपका. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. ठीक है, एंड देन फाइनली इट वेंट टू द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट के आपके एसेंट के लिए फिर ये जाएगा. ठीक है, फिर जब एसेंट मिल जाएगा आपका प्रेसिडेंट का, देन वी विल बी से कि नाउ इट हैज़ बिकम एन एक्ट. तो यानी ऐसे आपका जो बिल होता है इट बिकम्स अ एक्ट. ठीक है, सो इट गोज थ्रू दीज आर द स्टेजेस. ठीक है, तो फर्स्ट हाउस, उसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगी, फिर सेकंड हाउस में जाएगा, वहाँ पर फिर से डिबेट एंड डिस्कशन होगी, फिर इट वेंट टू द प्रेसिडेंट एंड बिकम्स द एक्ट. नाउ द फ्यू प्रोविजंस रिलेटेड टू द जॉइंट सिटिंग्स. जॉइंट सिटिंग होती क्या है? देखो, एज वी नो दैट कि द लॉ मेकिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड द पैसेज ऑफ द बिल फ्रॉम द बोथ द हाउसेज, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. अगर लेट्स से देयर इज अ सम डेडलॉक occur between the two, Rajya Sabha is saying something, Lok Sabha is saying something, so to resolve that deadlock, the president has a power. Remember that the president has a power
is authorized to call for a joint sitting. द प्रेसिडेंट कैन से कि भाई देखो अगर आप लोगों के बीच में जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप दोनों आइए बैठिए एंड रिजॉल्व करिए. ठीक है, अब जॉइंट हम देखते हैं. अब जॉइंट सिटिंग के कुछ प्रोविजंस हैं. जॉइंट सिटिंग्स में यूजुअली आपके स्पीकर प्रिसाइड करते हैं. स्पीकर कौन होते हैं? लोकसभा के. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करते हैं. ठीक है, स्पीकर आपके प्रिसाइड करते हैं. ठीक है, जॉइंट सिटिंग्स में आपके कोई नई चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं सजेस्ट किए जा सकते हैं. ठीक है, जो फाइनल है उसको आप देखा जाएगा कि हाँ भाई आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, अब आप एंटायरिटी में उसको बताइए. ठीक है, अब जॉइंट सिटिंग किन किन की जा सकती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे कितने तरह के बिल्स है? मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ये 4 बिल थे हमारे. तो जॉइंट सिटिंग किस किस में आती है? गो विद द लॉजिक. ऑर्डिनरी बिल क्या चाहता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए. लोकसभा राज्यसभा में डेडलॉक आ गया तो जॉइंट सिटिंग के लिए कॉल किया जा सकता है. ऑर्डिनरी बिल में है प्रोविजंस है. मनी बिल में, मनी बिल कैसे पास होता है? लोकसभा पास करती है, राज्यसभा कम रोल है उसका, विद इन 14 डेज उसको कुछ एडवाइस देनी तो दे, नहीं तो लोकसभा चाहेगी तो पास कर देगी. तो क्या यहाँ पर डेडलॉक आ सकता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में? नहीं ना. तो यानी कि मनी बिल में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन ही नहीं क्रिएट होता, तो यानी कि यहाँ पर जॉइंट सिटिंग होती नहीं है. फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2. 1 में क्या था? इंट्रोड्यूस लोकसभा में होगा बट उसको पास दोनों हाउस से होना चाहिए, राज्यसभा एज लोकसभा. फिर प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए. सेम गोज द फाइनेंशियल बिल 2, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए. तो यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों के बीच में डेडलॉक आ सकती हैं. तो इसका मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर जॉइंट सिटिंग. तो फाइनेंशियल बिल भी जॉइंट सिटिंग के लिए जा सकते हैं. ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल बिल के लिए भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है. अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या कहा गया था? लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी पास होना चाहिए. ठीक है, कुछ स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए जाना चाहिए. यहाँ पर डेडलॉक्स की सिचुएशन बनती है, यस, बट यहाँ पर जॉइंट सिटिंग की सिचुएशन नहीं बनाई जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स यूजुअली इज अ मेजर बिल्स. क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हो. ठीक है, तो यूजुअली होता क्या है? जॉइंट सिटिंग अगर आप देखो तो जॉइंट सिटिंग में आपके लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा के दोनों मेंबर्स आते हैं. और हमारे मेंबर्स सबसे ज़्यादा किसके होते हैं? लोकसभा के. ठीक है, अराउंड 543. ठीक है, राज्यसभा के अराउंड 240 के 238 के करीब है आपके. तो यहाँ पर अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें तो मेजोरिटी किसकी एंजॉय कर, कौन एंजॉय कर रहा है? लोकसभा एंजॉय कर रहा है. और जॉइंट सिटिंग में यूजुअली आपकी नॉर्मल वोटिंग होती है, सिंपल मेजोरिटी से आपको पास करना होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में हमने क्या कहा था? राज्यसभा और लोकसभा दोनों को स्पेशल मेजोरिटी से अलग अलग पास करना है. बट अगर हम जॉइंट सिटिंग बुला लेंगे तो यहाँ पर फिर तो लोकसभा की जो डोमिनेंस हो गया ना. और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है. सो इन दैट केस इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जॉइंट सिटिंग्स की प्रोविजंस नहीं है. ठीक है, तो दीज आर द प्रोविजंस फॉर द जॉइंट सिटिंग. एंड वन मोर थिंग कि विद इन द लैप्स ऑफ द बिल अगर प्रेसिडेंट हैज कॉल्ड फॉर जॉइंट सिटिंग्स और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो तब भी बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल कंटिन्यू कि जॉइंट सिटिंग होगी. ठीक है, नाउ कमिंग टू द बजट. बजट इज बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अगर हम आर्टिकल 112 के थ्रू देखें तो बजट के बारे में उसके बारे में बताया जाता है. टर्म एज अ बजट इज नॉट बीन यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एनुअल फाइनेंशियल बजट का स्टेटमेंट कहा जाता है. इट इज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, बट फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ले डाउन इन द हाउस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग
बजट जो है वो प्रेसिडेंट को करना चाहिए, बट फाइनेंस मिनिस्टर उनके बिहाफ पर लीड करती है, ठीक है, बट फाइनल जो आपका ले डाउन जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास ही है, ठीक है। तो अगर हम इसके प्रोविजंस देखें, जो स्टेप्स होते हैं बजट को पास करने के, तो जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल के जो प्रोविजंस है उसी लाइन पर ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन करोगे अपने बजट का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके फर्स्ट रीडिंग हो गई, है ना, कि आपने बता दी भाई ये बजट है, इस बार ये चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट रीडिंग में इसमें कोई डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड रीडिंग जनरल डिस्कशन, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली आपके यहाँ पर डिस्कशन होगा कि भाई इसमें ये चीज़ गलत है, इसमें ये सही है, ठीक है। कोई कोई दूसरा मेंबर कुछ और कहेगा, कुछ मेंबर्स कुछ और ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, ठीक है। फिर डिसाइड होगा कि भाई हम किसी डिपार्टमेंटल कमिटीज़ को भेज देते हैं, फिर वो ज़्यादा बेटर स्क्रूटनाइज कर पाएगी कि भाई जो बजट रखा गया है ये सही रखा गया है कि नहीं रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल लेट से गवर्नमेंट है डिसाइडेड कि हम डिफेंस को हम लोग फॉर एग्जाम्पल लाइक से 5 लाख करोड़ रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे भाई एक बार डिपार्टमेंट्स जो कमेटी है उसको एक बार देखने दो कि क्या सच में इसको 5 लाख करोड़ की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए भी डिसाइडेड कि भाई हम 1 लाख करोड़ रुपीज़ देंगे, तो डिपार्टमेंटल स्क्रूटनीज के लिए भेजा जा सकता है। उसको भेजने के बाद नाउ कमिंग टू द वोट ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट्स। अब यहाँ पर अब वोटिंग होगी, ठीक है। अब वोटिंग में क्या होगा, वोटिंग में वी हैव अ कट मोशंस, एज आई सेड दैट मोशंस मतलब पार्लियामेंट में आपको कुछ भी काम करना है पहले आपको मोशन इंट्रोड्यूस करना है। तो अगर मान लो आपने गवर्नमेंट ने भाई डिपार्टमेंट से भी हो गया, डिस्कशन हो गया, अब आपका बिल आ गया, तो मोर लाइक दिस इज द थर्ड स्टेज, थर्ड रीडिंग वाली स्टेज आ चुकी है अब, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं, कट मोशन आपके होते हैं 3 तरह के, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट। अब ये क्या चीज़ है, पॉलिसी कट, गवर्नमेंट इज कम अप विद एन न्यू पॉलिसी, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम लोग एक पॉलिसी के साथ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि हम लोग लेट से एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, बट यू रियलाइज द हाउस रियलाइज्ड, ठीक है, कि नहीं यार ये जो पॉलिसी है दैट इज नॉट अ गुड, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी से इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंपैक्ट होगा या फिर ट्राइबल्स डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होंगे एंड वी आर नॉट इन द फेवर ऑफ इट। तो वहाँ पर क्या करेगा, उस पॉलिसी को हमें डिफीट करना है। तो उस पॉलिसी को डिफीट करने का सबसे तरीका क्या है कि भाई उसको जो अमाउंट असाइंड हुआ है उस पॉलिसी को, उसको हम लोग कम कर दें, है ना। तो यानी कि उसको अकाउंट कर दें, हम कहते हैं भाई अब 1 रुपये मिलेगा आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिसी डिफीट हो गई, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी कट। तो मान लीजिए अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट लाई थी और उसने असाइन किया था कि भाई हम इसको 50,000 करोड़ रुपए देंगे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बजट से हम इतना लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से इतना पैसा लेंगे, तो हाउस ने क्या कहा, नहीं आप 1 रुपये लोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी आर अगेंस्ट दिस पॉलिसी, द हाउस इज अगेंस्ट दिस पॉलिसी, तो वो पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस करेगा। इकोनॉमिक कट क्या है, इकोनॉमिक कट में उसने कहा कि देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो आपकी ठीक है, बट आप 50,000 करोड़ रुपए ज़्यादा ले रहे हो, दे रहे हो, इतनी की जरूरत नहीं है, इसको कम करो, इसको 25,000 करोड़ कर दो या 30,000 करोड़ कम कर दो। हेयर वी आर रिड्यूसिंग द अमाउंट टू बी असाइंड, हेयर वी आर नॉट अगेंस्ट द पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कट, कि इकोनॉमी इसका पैसा हम लोग कम कर देते हैं, इसको ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, उसको हम इकोनॉमिक कट कहेंगे। टोकन कट क्या है, टोकन कट इज मोर लाइक कि देखो पॉलिसी यू हैव अ डिस्प्लेजर अगेंस्ट द पॉलिसी, ठीक है, बट यू आर नॉट इन पोजिशन कि भाई आप कुछ ज़्यादा कर पाओ, तो बट यू वांट टू इंश्योर कि नहीं मेरा एक डिसेंट है और उसको मुझे रजिस्टर करवाना है, सो इन दैट केस वी जस्ट गो द टोकन कट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट हम लोग कम करवा देते हैं जिससे ना ही उसकी फंक्शनिंग पर फर्क पड़ता है ना ही उसकी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, तो एक टोकन अमाउंट से हम उसको कम करवा देते हैं ताकि टू शो दैट वी आर टू शो आर डिस्प्लेजर विद दिस पॉलिसी, ठीक है, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है। सो दीज आर द कट मोशन। उसके बाद आपका होता है पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा निकालना है, तो सबसे पहले वो पास होगा एंड देन बाद में आपका फाइनेंस बिल पास होता है जिसको मनी बिल, आपका जो बजट है फाइनली, ठीक है, कि ये प्रोविजंस है, इतना हमारा रिसिप्ट्स है और इतना हमारा एक्सपेंडिचर, इतना हमारा रेवेन्यू हम लोग लेंगे और इतना हम लोग खर्च करेंगे, दैट्स अ होल बजट इज, ठीक है। इनकमिंग कितनी और आउटगोइंग कितनी है उसका ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब आती है कि जब गवर्नमेंट ग्रांट्स लेती है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि गवर्नमेंट को कुछ भी काम करना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया की जो पैसे निकालने की जो प्रोविजन उसकी अथॉरिटी जो है, अप्रूवल जो है वो पार्लियामेंट देगा, ठीक है। तो पहले गवर्नमेंट क्या जाएगी, पार्लियामेंट के पास जाएगी कि भाई देखो हमें ये पॉलिसी है, इसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए होगा,
प्लीज़ मुझे अप्रूव कर दो। पार्लियामेंट जब अप्रूव करेगा तब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल पाएगी। दिस अ होल मैकेनिज्म वी हैव क्रिएटेड इट। ठीक है, तो अब क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स के लिए जाएगी पैसा निकालने के लिए, तो ग्रांट्स कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या कहता है, लेट्स से हमने फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ही एग्जांपल लेते हैं और अब गवर्नमेंट डिसाइडेड कि इसके लिए हमें 50,000 करोड़ रुपए का खर्च पड़ेगा इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हमने 50,000 करोड़ रुपए अपना फिक्स कर दिया बजट में। ठीक है, बट जब हम इम्प्लीमेंट करने गए वी रियलाइज कि नहीं यार खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जब हमने पूरा बनाया ब्यौरा देखा यार 70,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, 20,000 करोड़ रुपए हमें चाहिए होंगे। तो टू सप्लीमेंट गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अ सप्लीमेंट्री ग्रांट कि भाई हमें 20,000 करोड़ रुपए और चाहिए। ठीक है, हमने जब बनाया था बिल, जब हमने ये प्रपोजल सोचा था, तब हमने ये कुछ चीज़ें मिस आउट कर दी थी, कुछ हमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है, हो जाएगा और, तो हमें 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दो, सप्लीमेंट कर दो। दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री ग्रांट। Another one is additional grant. What is the additional grant? Additional grant means we are starting a new scheme or a new policy. हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, अब हमने डिसाइड करा कि हाँ यार इन्वायरमेंट से क्या हो, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी उससे इन्वायरमेंट को थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। तो वे डिसाइडेड कि चलो हम लोग इन्वायरमेंट पॉलिसी के लिए भी कुछ 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ रुपए असाइन कर देते हैं, साथ में इसको भी ले लेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के 50,000 करोड़ रुपए है, बट हम एक एडिशनल न्यू चीज़ शुरू कर रहे हैं, तो उसके साथ, तो उसके लिए हमें एडिशनल ग्रांट चाहिए होंगे। दैट इज कॉल्ड एडिशनल ग्रांट। ठीक है, कोई एक नई स्कीम या नई पॉलिसी है, उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग एडिशनल ग्रांट मांगेंगे। ठीक है, एक्सेस ग्रांट क्या है? अब देखो एक्सेस और सप्लीमेंट्री में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। हमने डिसाइड करा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 50,000 करोड़ रुपए हमें चाहिए होंगे, बट जब हम इंप्लीमेंट करने लगे और जब हमने नेक्स्ट ईयर देखा क्या हमारा खर्चा तो 70,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि हमारा खर्चा हो चुका है, तो अब हमें 20,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे ना। तो हमारा जो एक्सेस खर्चा हो गया था पिछली साल, हम अगले साल गवर्नमेंट से कहेंगे ना यार पिछले साल हमारा 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गया था, प्लीज उसको कंपेंसेट कर दो। ठीक है, उसको हमें चाहिए होगा। तो दैट इज एक्सेस ग्रांट इज आफ्टर द नेक। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक्सेस ग्रांट में कहते हैं पिछला जो हमारा खर्चा एक्स्ट्रा हो गया उसका हम लोग डिमांड करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। दैट इज अ डिफरेंस। वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट इज बेसिकली मान लो कोई अनएक्सेप्शनल चीज हो जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए जिसका आपको आइडिया ही नहीं है कि भाई इसमें कितना खर्चा होने वाला है। लेट्स से मान लो आपकी सुनामी आ गई, ठीक है, आपको कोई आइडिया नहीं कितना इसमें खर्चा होगा इसके रिकवरी प्लान में। ठीक है, तो उसके लिए हम वोट ऑफ क्रेडिट करते हैं। तो इट्स आल्सो कंसिडर्ड एज अ ब्लैंक चेक सॉरी। ठीक है, तो इसमें कोई आपका अमाउंट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो वोट ऑफ क्रेडिट ये आपका हो जाता है। एक्सेप्शनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट में क्या होता है, बेसिकली अगेन कुछ अनएक्सेप्शनल चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको चीज़ करनी है, या फिर कुछ आउट ऑफ द आपने जो बजट में प्लान नहीं किया था और वो आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एडिशनल जो मांगते हैं वो हम लोग एक्सेप्शनल ग्रांट के अंदर मांगते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट में क्या है, हमने शुरू करा इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, 50,000 करोड़ रुपए हमने माना। ठीक है भाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए हमें 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। साथ में हमने सोचा यार इन्वायरमेंटल पॉलिसी भी हम लोग एक साथ में चल लेते हैं जिसके लिए हमें तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। बट जब हमने इंप्लीमेंट करने गए तो हमें पता लगा 50,000 करोड़ रुपए जो थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो काफ़ी ज़्यादा थे, उसमें से जो 20 करोड़ थे वो हम लोग एडजस्ट कर गए इन्वायरमेंटल पॉलिसी के लिए भी। तो हमें एडिशनल कुछ नया नहीं मांगना पड़ा। 50,000 करोड़ में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी होगी और इन्वायरमेंट पॉलिसी भी होगी, बट उसका जो अमाउंट था वो हमने इंटरचेंज कर दिया। तो टोकन ग्रांट में क्या होता है कि हम लोग जो न्यू पॉलिसी आई है उसके जो अमाउंट्स होते हैं उसको इधर उधर करने के लिए बस क्या हमने भाई एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं चाहिए, बट हमें असाइन तो हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए हुआ था, इन्वायरमेंट पॉलिसी के लिए तो हुआ ही नहीं था, है ना। तो उस चीज़ के लिए हम लोग टोकन ग्रांट को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स। नाउ टाइप्स ऑफ फंड्स, कितने तरह के आपके फंड्स होते हैं? बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फंड्स। ठीक है, कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया इज अ मेजर आपका जो होता है, तो आपके गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, जो भी इनकमिंग इनकम है गवर्नमेंट की, सारी चीज़ें आपके कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया में जाती हैं। आपने कहीं लोन लिया, आपको लोन चुकाना है, जो भी चीज़ करनी है वो सब आपके कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से होगी। आपके टैक्सेस का कलेक्शन सब आपके कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, इससे अगर हमें विड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है इसमें से पैसा निकालने के लिए। अगर पार्लियामेंट ने मना कर दिया तो हम लोग पैसा नहीं निकाल सकते हैं कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया में से। ठीक है। अब आते हैं पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट क्या कहता है कि यार गवर्नमेंट के खर्चा, बड़े बड़े खर्चे तो नहीं है, काफ़ी डे टू डे खर्चे भी तो होते हैं डेली के, है ना। कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे मान लो पब्लिक सेविंग स्कीम्स हैं। ठीक है। अब उसमें तो आपको हर दिन 2 दिन में आपको पब्लिक आएगी, अपना पैसा मांगेगी, उसको देना होगा। अब हर दिन के लिए तो आप पार्लियामेंट के अप्रूवल वगैरह के लिए जाओगे नहीं, फिर तो बहुत डिलेज होने शुरू हो जाएंगे। तो जो आपके डे टू डे आपकी जो फंक्शनिंग्स होती हैं, जिसके लिए, उसके लिए हमने पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बनाया। ठीक है, कि यहाँ पर हमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट जो मेजर्स आपके जो है आपके इनकम है या फिर एक्सपेंडिचर, उसके लिए कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया रहेगा। जो आपके छोटे मोटे आपके जो खर्चे हैं उसके लिए हमने पब्लिक अकाउंट बना लिए, जो आपके डेली बेसिस पे आपके जो ऑलमोस्ट होते हैं। ठीक है। जैसे आपके सेविंग स्कीम्स वगैरह हो गई, उसके आपको रीपेमेंट करना है पब्लिक को। ठीक है। तो उन सब के लिए हमने पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्रिएट किया। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या कहता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज लाइक, ये प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या फिर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड आ गया, ठीक है, एंड गवर्नमेंट रियलाइज कि भाई यार अभी हमारे पास पैसा नहीं है, बट इन दैट केस द प्रेसिडेंट कैन यूज द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। वहाँ से पैसा वो निकाल कर प्रेसिडेंट कैन यूज ओनली, कि भाई कोविड है और कुछ अनफोर्सीन है और हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये बेसिकली रेगुलेट फाइनेंस सेक्रेटरी करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। यहाँ पर आपके इमीडिएट अप्रूवल की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट में। ठीक है, उसको बाद में देखा जाएगा, बट कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, प्रेसिडेंट इज बीन ऑथराइज टू यूज दिस। ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये आपके टाइप्स ऑफ फंड्स हैं। Parliamentary privileges, I already told you when we were discussing about the privilege motion. So the parliamentary privilege under Article 105, there are 2 types of privileges been given to the member of parliament. ठीक है, जो MPs होते हैं उनको privileges दी जाती है ताकि वो आराम से विदाउट एनी फियर वो अपनी बात को कह पाएँ। ठीक है। सो दैट इज़ द privileges, सो दैट हमारा एक अच्छा डिबेट एंड डिस्कशन हो पाए। ठीक है। तो 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं आपकी कलेक्टिव प्रिविलेजेस, एक होती है आपकी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ठीक है। तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या होती है, पूरी हाउस की कलेक्टिव होती है। ठीक है। एज अ हाउस, फॉर एग्जांपल अगर हाउस ने डिसाइड करा कि भाई हम लोग सीक्रेट मीटिंग रखना चाहते हैं, ठीक है, बाहर के लोग कोई ना आए, तो हाउस हैज एन फुल प्रोविजन प्रिविलेज कि वो एक सीक्रेट सेशंस रख सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके नॉर्मल आपके टेलीकास्ट हो सकते होते हैं, तो वो उसको मना कर सकती है। आप वहाँ पर जाके ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा राइट है, आई वॉन्ट टू नो। नो, द पार्लियामेंट हैज़ अ प्रिविलेज। वो अगर सीक्रेट अपना वो सेशन करना चाहती है तो सीक्रेट रखेगी, किसी को अलाउ नहीं करेगी। सिमिलरली राइट टू पब्लिश, ठीक है, कि मान लो आपके हाउस की प्रोसीडिंग्स की कोई भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, क्या पब्लिश होंगी ये हाउस डिसाइड करेगा। वहाँ पर जर्नलिस्ट आके ये नहीं कह सकते भाई हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम तो कुछ भी छाप देंगे, आप जो भी बोल रहे हो। हाउस मना कर सकता है। ठीक है। सिमिलरली आपके जो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि भाई कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन द वॉट एवर द थिंग्स हैज बीन सेड इन द हाउस। हाउस के फ्लोर पे कुछ भी बात कही है उस पर कल जाके कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, चाहे वो कितना भी इलीगल हो, कितना भी अनएथिकल हो, ठीक है, उस पर कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ठीक है। अनदर कलेक्टिव प्रिविलेज इज लाइक कि कोई भी पार्लियामेंट के प्रेमाइस में अरेस्ट नहीं कर सकते आप किसी को। ठीक है। सो दैट आर द कलेक्टिव प्रिविलेजेस। ठीक है। अनदर वन इज कि अगर मान लीजिए इफ द हाउस डिसाइडेड कि भाई फला द मेंबर हैज़ मिसयूज्ड हिज प्रिविलेजेस, ठीक है, तो उसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं थ्रू प्रिविलेज मोशन। इट कैन आल्सो एक्ट अगेंस्ट द आउटसाइडर्स आल्सो। ठीक है। मान लो किसी आउटसाइडर ने कुछ कंटेम्प्ट वगैरह या फिर कुछ ये स्टेटमेंट लिख दिया जैसे हाउस की डिग्निटी या सोवरेनिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो इन दैट केस आल्सो द हाउस हैज़ एन कलेक्टिव प्रिविलेज कि वो मिलकर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, चाहे वो कंटेम्प्ट का हो, जो भी हो। ठीक है।
इन द न्यूज़ माइट हैव हियर्ड अबाउट दिस टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे कर्नाटक असेंबलीज वगैरह ने किया था, ठीक है, अगेंस्ट फ्यू जर्नलिस्ट, तो अब वो रहता है। तो ये आपके कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती हैं। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होती हैं, जैसे कि आपके मान लीजिए आपको किसी जूरी सर्विस के लिए आपको नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है, यू कैन नॉट बी समन फॉर इट व्हेन द हाउस इज इन द सेशन। जब सेशन चल रहा होता है तो आपको ये नहीं कहा, कोई कोर्ट ये नहीं कहेगा आप यहाँ पर आकर आप विटनेस बनिए, ठीक है। फिर अगर सेशन के 40 डेज पहले और 40 डेज बाद में यू कैन नॉट बी अरेस्टेड फॉर द सिविल केस, ठीक है, आप किसी सिविल केस में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, बट क्रिमिनल केसेस में ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये आपकी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं। फिर आप जो भी फ्लोर ऑफ हाउस पे कुछ भी कहना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको कोई भी यू कैन नॉट बी आई मीन कोर्ट में आपको कोई भी केस नहीं कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ कहा विच कुड बी कंसिडर सेडिशियस इन द पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, या फिर हेट स्पीच समझा जा सकता है, ठीक। तो वो जो भी चीज़ आपके पास फ्रीडम है, कुछ भी आप कह सकते हो, यहाँ पर आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम दी जाती है, ठीक है, ताकि आप अपने जो भी है आपके कंसर्न्स हैं या फिर जो भी आपके व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, आप ओपनली बोल पाओ, ठीक है। सो दीज आर द प्रिविलेजेस विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट बीन कोडिफाइड प्रॉपरली, ठीक है, बट आर्टिकल 105 टॉक्ड अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। Now, the parliamentary committees. So basically, to ensure the proper functioning of the parliament, we have created certain committees. As we know that there are the 550 members ना, ठीक है, maximum strength it could be. So अगर 550 members के साथ बार बार डिस्कशन करना, बिल पे करना, तो it becomes very difficult, ठीक है। हम कहेंगे क्वालिटी डिबेट हमारी नहीं आ पाती है, तो उन सब चीज़ को एड्रेस करने के लिए वी कम अप विद इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हमारी दो तरीके की होती हैं, एक होती है हमारी स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है हमारी एडॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटीज और परमानेंट कमेटीज, ठीक है, जो आपके हर 1 ईयर में आपके फॉर्म होती हैं, ठीक है। और एडॉक क्या होती है, एक सर्टेन इश्यूज़ के लिए उसको बनाई जाती हैं, जैसे वो इश्यूज़ या फिर कंसर्न वो कंप्लीट हो जाता है, वो कमेटी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो मेजरली आपकी 3 कमेटीज़ आपकी होती हैं, एक एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। अब ये क्या है, एस्टिमेट कमेटीज इज बेसिकली आपके जो बजट है उसमें जो एस्टिमेट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं कि भाई इस बार मेरा इतना खर्चा होने वाला है, अब उसको चेक भी तो करना है ना। गवर्नमेंट कहती है कि भाई मेरा तो 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा, बट भाई वो सच में होगा कि नहीं होगा, उसको एस्टिमेट्स उसने सही दिया है कि नहीं दिया है, उसको तो चेक करना है ना, उसको स्क्रूटिनी कौन करेगा। दैट्स द रोल ऑफ द एस्टिमेट कमेटी, कि भाई गवर्नमेंट के जो भी बजट्स में जो भी एस्टिमेट्स हैं उसको वो चेक करती है। अब हमने जैसे कहा था कि बजट में मेजर रूल किसका होता है, लोकसभा का होता है, तो ऑब्वियसली एस्टिमेट कमिटीज़ में भी जो मेंबर्स होंगे दे विल बी फ्रॉम लोकसभा, ठीक है। तो एस्टिमेट कमिटीज़ में यूजुअली 30 मेंबर्स होते हैं और वो सारे आपके लोकसभा के होते हैं। दूसरे आपकी आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। ये क्या करती है, बेसिकली आपकी जो कैग होती है, ठीक है, तो जो आपके सेंट्रल ऑडिटर जनरल है, ठीक है, जो आपकी कैग है, दे यूजली डू द ऑडिटिंग ऑफ द ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेज, ठीक है, या फिर आपके जो गवर्नमेंट है क्या खर्चा कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो और क्या की रिपोर्ट कौन प्रेसिडेंट लेट डाउन करता है हाउस में, उसको स्क्रूटनी पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, ठीक है। तो यूजली क्या होता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी ऑडिटिंग वगैरह हैं, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसको अच्छे से देखना, और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को बेसिकली चेक कर रही है, तो यहाँ पर देखा गया है कि एज ए कन्वेंशन आपका लीडर ऑफ जो आपके चेयरमैन होते हैं एस्टिमेट कमेटी के, यूजली फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी से ही होते हैं, ठीक है। और इसमें आपके दोनों मेंबर्स दोनों हाउस के मेंबर्स होंगे, ठीक है, तो 22 होंगे आपके, ठीक है। तो 15 + 7 के करीब आपके लोकसभा से और राज्यसभा से आपके आते हैं, ठीक है। फिर आपके कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो बेसिकली आपके कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSUs हैं, ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स को वगैरह को स्क्रूटनी करना, उसको चेक करना, तो वो इनका काम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगेन इसमें आपके जो भी होंगे दोनों हाउस से मेंबर्स होंगे, 22 मेंबर्स होते हैं इसके भी, ठीक है। अब इसमें एक और जो चीज़ आपको ध्यान देनी है, इन तीनों कमेटी में मिनिस्टर्स मेंबर्स नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट को काउंटर चेक करने के लिए ना, तो अगर मिनिस्टर ही उसके मेंबर होंगे तो फिर तो वो अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके काम रहते हैं। इसके अलावा आपका डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, DSCs, ठीक है। इसमें यूजुअली क्या होता है, आपके हर डिपार्टमेंट्स की अपनी कमेटी हो गई, जैसे मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी हो गई, ठीक है, डिफेंस की हो गई, होम की हो गई, ठीक है। तो उनके जो भी अपने डिपार्टमेंटल जो खर्चे हैं, जो भी उनका फाइनेंशियल मैटर है, उन सब चीज़ों के लिए है, ठीक है। इसमें यूजुअली 31 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 22
आई थिंक 21 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज आपकी ये होती हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो आई ट्राई टू कम्प्लीट द होल लेजिस्लेटिव पार्ट, ठीक है। इट हैज़ मैनी डिटेल्स, ठीक है। सो आई होप अगर इसमें जो भी अगर हम लोग डिटेल में अगर हम इसको प्रॉपर अपनी क्लास में पढ़ेंगे, राइट नाउ द आइडिया इज़ कि आपको जितना हम लोग बता पाएँ रिविजन एज अ, तो आपके वो चीज़ें हमने डील करने की कोशिश करी। द होल आइडिया वाज कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेटर बने। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर